जय हिंद दोस्तों, E2GK जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला चल रही है जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार कराया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मौलिक अधिकार के बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट्स, कुछ और समझ को जानेंगे और ताकि हम मौलिक अधिकार के बारे में जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और इससे पहले हम लोग फैक्ट्स पढ़ चुके हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ा एक परिचय के बारे में कि मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, एक मूलभूत अधिकार है और ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संदर्भ में मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है, भारतीय नागरिकों को दिया गया है। अब हम लोग पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे अधिकार और उसके प्रकार। तो समझने की कोशिश करें आखिर अधिकार क्या है। अधिकार ऐसे औचित्य सिद्ध दावे या हक, ऐसे औचित्य सिद्ध दावे या हक जो समाज या राज्य द्वारा वैधता प्राप्त है, समाज या राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया गया वैध अधिकार है, वो अधिकार कहलाते हैं। और अधिकार के प्रकार की बात करें तो अधिकार कई प्रकार के हैं, जिसमें से पहला है प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार। प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिकार के बारे में फिर पढ़ेंगे। दूसरा है कि मानव अधिकार। आखिर मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मानव अधिकार क्या है। फिर दूसरा है विधिक अधिकार, और विधिक अधिकार को भी दो भागों में हम लोगों ने बांटे हैं। पहला है कि संवैधानिक अधिकार, दूसरा है संविधानेतर अधिकार। फिर नागरिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर नागरिक अधिकार क्या है, विदेशियों को कौन कौन से अधिकार दिया जाएगा, भारतीय कौन कौन से अधिकार प्राप्त रहेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद मौलिक अधिकारों की आखिर क्या विशेषता रही है, तो उन मौलिक अधिकार की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले है कि प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार, ऐसा अधिकार जो राज्य नामक संस्था के स्थापित होने से पूर्व ही इस धरती पर रह रहे लोगों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, ऐसे अधिकार को जो है कि प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। कहा जाता है कि प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार ईश्वर प्रदत्त अधिकार है, इसको राज्य भी नहीं छीन सकता है। दूसरा है कि मानव अधिकार। मानव होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार के बिना जो है किसी भी मनुष्य का विकास और गरिमामय जीवन वो जी नहीं सकता है और उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। मानव अधिकार के अंतर्गत जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार इत्यादि, ये मानव का मूलभूत अधिकार है, मानव अधिकार है। तीसरा है कि विधिक अधिकार। विधिक अधिकार, विधिक अधिकार राज्य के विधि द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं विधिक अधिकार कहलाते हैं। विधिक अधिकार दो प्रकार के हैं, एक संवैधानिक अधिकार, एक संविधानेतर अधिकार। संवैधानिक अधिकार वो अधिकार जिस अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे। जैसे कि हमारा मूल अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमारे संविधान की जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 है उसमें मूल अधिकार का वर्णन है, इसलिए मूल अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। और जो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित अधिकार नहीं है, उसके अलावा भी कुछ अधिकार विधि के द्वारा बना है जो कि भाग 3 में वर्णित नहीं है, वो संविधानेतर अधिकार कहलाएंगे। संवैधानिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं और संविधानेतर अधिकार को गैर मूल अधिकार कहते हैं। देखिए, संवैधानिक अधिकार को जो है कि अगर उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत रीट दायर कर सकते हैं, हमारी मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो। लेकिन गैर मौलिक अधिकार, संविधानेतर अधिकार
का अगर उल्लंघन होता है तो हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं, हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत रीट दायर नहीं कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार, जैसे संपत्ति का अधिकार एक गैर संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर राज्य को संपत्ति की भू जमीन हो या कुछ भी आवश्यकता है तो वो अधिग्रहण कर सकते हैं। दूसरा अधिकार है कि नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार वैसे अधिकार जो संबंधित उस देश के नागरिक को वो अधिकार प्राप्त है, नागरिक अधिकार कहलाते हैं। हमारे संविधान में जो अधिकार है वो हमारे देश के नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कौन कौन से नागरिक अधिकार जो है, कौन कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि केवल नागरिक को, जो केवल भारतीय नागरिक जो भारत के नागरिक हैं उसी को प्राप्त अधिकार, मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि मूल, वंश, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध ये सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में जो मूल अधिकार है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की स्वतंत्रता, ये भी सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो भी सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को जो शिक्षा संबंधी अधिकार है वो भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 30 में भी, और भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, ये विदेशियों को भी प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 20 में प्राण एवं दैहिक, अनुच्छेद 20 कुछ दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारतीयों को प्राप्त, भारतीयों को भी जो है कि प्राप्त अधिकार, मूल अधिकार है, और विदेशी नागरिक को भी ये मूल अधिकार मिलेगा। फिर अनुच्छेद 21 का 1 में जो अधिकार प्राप्त है, ये अधिकार भी विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। और अनुच्छेद 21 का 1 में जो है कि 14 जो है कि बच्चे को मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने की, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अनुच्छेद 22 में है, अनुच्छेद 22 में है कि अनुच्छेद 22 में है कि निवारक निरोध, ये विदेशियों को प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 23 में है कि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध, यानी मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, किसी को जबरदस्ती मजदूरी, किसी को जबरदस्ती काम किसी से नहीं करवाया जाएगा उसकी मर्जी के बगैर। तो ये अनुच्छेद 23 में है, ये भी विदेशियों को प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 24 में जो अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है किसी भी जोखिम भरे कल कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा, उससे काम नहीं लिया जाएगा, ये भी भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया है कि कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता, ये भी भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 26 में प्रबंध, धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में उसमें जो प्रबंध के दौरान जो धन इकट्ठा किए हैं कोई भी धार्मिक संस्था, तो उसे टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 में है कि कोई भी संस्था का, कोई भी धार्मिक संस्था में जो है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी धार्मिक संस्था है उसका वो संरक्षण कर सकता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की बात करें तो हमारे मौलिक अधिकार की आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं तो पहले कि संवैधानिक संदर्भ में विशेषता की बात करेंगे, उसके बाद व्यवहारिक संदर्भ में विशेषता की बात करेंगे। तो संवैधानिक संदर्भ में आखिर हमारे संविधान की क्या विशेषता है। तो जो मौलिक अधिकार है, सबसे पहले उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय नागरिकों को एक अधिकार पत्र प्रदान करता है। और भाग 3, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में जो है कि संवैधानिक मौलिक अधिकार का वर्णन है, और न्यायालय द्वारा जो है कि इसे संरक्षित किया गया है। मतलब कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन अगर होता है तो न्यायालय जा सकता है कोई व्यक्ति और रीट दायर कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। फिर संविधान संशोधन विधेयक,
मौलिक संवैधानिक मौलिक अधिकार में अगर संशोधन करना है तो साधारण विधि द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसको संशोधन जब भी होगा तो संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। और व्यवहारिक संदर्भ में बात करें तो मौलिक अधिकार के तहत जो है कि व्यवहारिक संदर्भ में अनुच्छेद 32 इसमें लागू नहीं होगा, ये तो अलग बात है। आधार संवैधानिक पहलू है जो व्यवहारिक संदर्भ में मौलिक अधिकार को जिस नजरिए से देखते हैं उसका आधार भी जो है संवैधानिक पहलू है। जैसे कि अनुच्छेद 14 के तहत ही हमारे न्यायालय ने विधि का शासन की कॉन्सेप्ट आया। अनुच्छेद 14 जो है कि विधि का शासन के बारे में कॉन्सेप्ट आया, अर्थात संविधान की नजर में कोई भी व्यक्ति उच्च नीच नहीं है, सभी व्यक्ति समान होगा, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होगा। अनुच्छेद 14 विधि का शासन कहलाते हैं, अर्थात और ये भी है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो विधि का शासन है, अर्थात हमारे देश में जो भी शासन चलेगी वो विधि के अनुसार चलेगी, नियम के अनुसार चलेगी, संविधान के अनुसार चलेगा, विधि से बढ़कर के कोई नहीं होगा। अब बाद में है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और सांसद को दिया जाने वाला विशेष अधिकार, उसको किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में बिना उससे पूछे नहीं किया जा सकता है। जैसे सांसद को विशेष अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 105 के तहत, जिसको गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण प्राप्त है। दूसरा है कि अनुच्छेद 15 और 16, अनुच्छेद 15 और 16 से की परिभाषा देता है कि सामाजिक न्याय और आरक्षण हमारे समाज में, हमारे जो भी नौकरियां हैं, जो भी नियोजन है, उसमें आरक्षण अनुच्छेद 15 और 16 के तहत ही दिया जाता है। और ये सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है जो आरक्षण दिया जा रहा है। तो अनुच्छेद 15 और 16 के तहत ही हम जो कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण दिया जा रहा है। अनुच्छेद 17 में है SC/ST एक्ट, यानी अनुच्छेद 17 जो है कि अस्पृश्यता का अंत, ये मौलिक अधिकार में है, इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए किसी से छुआछूत नहीं रखे, इसलिए SC/ST एक्ट का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। फिर अनुच्छेद 19 में है RTI यानी सूचना का अधिकार। अनुच्छेद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था, किसी भी सरकारी कार्य के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये भी अनुच्छेद 19 के तहत ही ये व्यवस्था किया गया है, RTI यानी सूचना का अधिकार। फिर अनुच्छेद 21 है निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में जो निजता का अधिकार है ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। निजता का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति का अपना निजी जीवन वो निजता के अधिकार के तहत सुरक्षित रहेगा, उसके निजी जीवन में कोई भी दखल नहीं दे सकता है। और निजता के अधिकार से संबंधित आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, बहुत सारे सवाल उठे हैं, तो फिर इसके बारे में एक टॉपिक आएगा तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े हैं, एक मौलिक अधिकार के तह तक जाने की कोशिश किए हैं ताकि सभी चीज़ें एक क्लियर वे में समझ आए। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।